हाँ, अब बैठिए। दोस्तों, परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन हमेशा चलता रहा है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस इंडस्ट्री को 1984 में ज्वाइन किया था। उसके बाद जितने परिवर्तन आए, उस परिवर्तन से गुजरने के बाद भी हम लोग आज यहाँ पर हैं। तो परिवर्तन चलते रहेंगे, हमें उनके साथ तैयार रहना है। यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन इंडस्ट्री में आपको मालूम होगा कि हमें पढ़ाया जाता है कि 1963 में यूनिट स्कीम थी, जो फर्स्ट एनएवी स्कीम थी। पर देखा जाए तो वो स्कीम फर्स्ट एनएवी स्कीम मेरे हिसाब से नहीं थी, क्योंकि उसके रेट कंट्रोल आप देखें हमेशा यूटीआई खुद करता था। उसकी एनएवी अंदर क्या रहती थी हमें नहीं मालूम था। फर्स्ट एनएवी स्कीम 1986 में क्लोज एंडेड स्कीम के तौर पर मास्टर शेयर आई थी, जिसके अंदर उसको एनएवी बेस के ऊपर स्कीम को लाया गया था और उसकी लिस्टिंग हुई थी। तो इस तरह ये सफ़र चलता रहा और हम लोगों की जो दिक्कतें उस समय उस दौरान रहती थी, तो आपको शायद ख्याल भी नहीं होगा कि उस समय रिडेम्पशन का टाइम अभी हमें किसी 1961 के यूनिट को करना चाहते थे तो 1 महीना कम से कम लगता था। आज वो भी सफ़र चलते चलते परिवर्तन देखें तो आज 2 दिन का आ गया है। तो जिस टाइप ऑफ परिवर्तन यदि हम पुरानी इंडस्ट्री देखें चलता आ रहा है। कॉलेज से सीधा मैं इस व्यवसाय में आया था। एनएसएस और एनसीसी के अंदर हम हुआ करते थे। वहाँ पर देश और समाज के किस तरह सेवा कर रही हैं तो वो हमें भरी जाती थी। तो आते ही इस इंडस्ट्री के अंदर हमेशा ये रहा कि हम अपने समाज के अंदर कैसे हम साथ लेके उन लोगों का साथ देते हुए सफ़र करें। तो हमारा समाज अपने परिवार के बाद हमारी अपनी इंडस्ट्री थी। ठीक उसके बाद बहुत सी दिक्कत आई और हम उसको सोल्व करते चले गए। सबसे पहली दिक्कत आपको मालूम होगा कि जब मास्टर गेन आया तो उस समय मास्टर प्लस इससे पहले आ चुका था और मास्टर प्लस के अंदर वैल्यू गेम के अंदर उसकी एनएवी क्या थी किसी को मालूम नहीं था, मगर उसकी वैल्यू जब लिस्टिंग हुई तो 7 to 8 टाइम हुई। उसकी वजह से मास्टर गेम के अंदर जो भयंकर डिमांड फॉर्म्स की हुई तो हमारे एजेंटों को उस समय किसी को फॉर्म्स नहीं मिल रहे थे। आपको मालूम होगा कि वहाँ पर उस समय शेयर ब्रोकर होते थे तो सारे का सारा स्टॉक वो उठा के ले जाते थे। तो सबसे पहली चीज़ हमने वहाँ पर ये करी कि वहाँ पर राशनिंग करवाई और हर एजेंट को वहाँ पर किसी भी तरह उनके लेजर अकाउंट खुल के उनको फॉर्म मिलने शुरू हुए। तो ये आपको शायद इस इंडस्ट्री में इसलिए बता रहा हूँ, आपको काफ़ी लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होगा किस तरह उस समय काम चलता था। वहाँ पर 24 घंटे जब तक इशू रहा हमारी टीम स्टॉक रूम के बाहर 24 घंटे पहरा देती थी। आप कभी सोच सकते हैं इस टाइप की इंडस्ट्री कभी नहीं होगी। तो इस टाइप के चेंजेस आप देख रहे हैं, आज जो देख रहे हैं ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो उस समय इस चीज़ें को हम करा करते थे। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया 2000 के अंदर। 1964 यूनिट्स के अंदर पूरी इंडस्ट्री का पैसा लगा हुआ था। अचानक मालूम पड़ा कि एनएवी 10 रुपये से नीचे चली गई और वो एनएवी जो यूटीआई कंट्रोल करता था उस यूटीआई ने कंट्रोल छोड़ के उसको एनएवी बेस करना चाहा। उस समय गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और उस समय डिसीजन लेके उसको एट पार्ट 10 रुपीज़ के अंदर बॉन्ड में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर को सहारा दिया। तो इस तरह ये चेंजेस चलते रहे। उसके बाद अचानक एक भयंकर बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया 2002 में हर एजेंट को एमफी टेस्ट पास करना कंपलसरी कर दिया गया। 97,000 एजेंट थे इंडस्ट्री के अंदर उस समय यूटीआई के। तो यूटीआई वाला था ओनली म्यूचुअल फंड जहाँ से इंडस्ट्री निकलती थी, वहाँ से हम लोगों ने सारे म्यूचुअल फंड को काम करना शुरू किया था। 97,000 एजेंट्स में से आप बिलीव मानेंगे हमने, क्योंकि उसमें महिलाओं के नाम से काफ़ी एजेंसी हुआ करती थी, महिलाएं उस समय वर्क करती भी थी, नहीं भी करती थी, मगर एजेंसी डेफिनेटली उनके नाम से होती थी। वहाँ पर 97,000 में हमने उन लोगों को 14,000 एजेंटों को 2-2 दिन ट्रेनिंग देके, इवन फिक्की और ड्रीम के अंदर जहाँ 700 लोगों को एक बार में ट्रेनिंग दी जाती थी, किसी तरह उनको 14,000 एजेंटों को पास करवाया। 80,000 एजेंट इमीडिएटली उसी दिन बेरोजगार हो गए। आप सोच सकते हैं इंडस्ट्री में कितना परिवर्तन आया। इस टाइप का परिवर्तन चलते रहेंगे और आते रहेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें 2007-8 के अंदर आपको मालूम होगा कि एंटी लोड खत्म होने का सिस्टम एक बात चलनी शुरू हो गई थी और आखिर 2009 में एंटी लोड को समाप्त कर दिया गया। हम बात करें उस समय किसी को नहीं मालूम का ट्रेल की ताकत क्या है। हर एक आदमी को लगा कि बिजनेस खत्म, बिल्कुल बिजनेस खत्म। उस एंटी लोड के अंदर भी काफ़ी लोग हमारे यहाँ व्यवसाय छोड़ के चले गए, पर इंडस्ट्री चलती रही। 2011 में भयंकर परिवर्तन आया। एक तरह का इंडस्ट्री के लिए भूचाल था। हमारे 5 लाख समाज सेविंग के एजेंट थे इंडस्ट्री में। श्यामला गोपीनाथ कमेटी
ने एक साथ एक ऐसा डिसीजन निकाला जिसके अंदर एक ही दिन में पीपीएफ के 79,000 एजेंट बेरोजगार हो गए। पीपीएफ में कमीशन जीरो कर दी जाएगी। आज हम बैठे हैं म्यूचुअल इंडस्ट्री में, वो समाज सेविंग हमारा एक पार्ट है। हमारे अभी भी उस समय 80% एजेंट उस समाज सेविंग एजेंसी से ग्रो होकर म्यूचुअल इंडस्ट्री में आए थे। एक ही दिन में 79,000 एजेंट बिल्कुल बेरोजगार हो गए। और उस समय जो स्कीमें चलती थी उनकी कमीशनें आधी कर दी गई, कुछ स्कीमों में खत्म कर दिया गया। उसकी वजह से आप बिलीव मानेंगे कि काफ़ी एजेंट्स उस समय बेरोजगार हो गए। उन्होंने अपने घरों की जो ईएमआई चलती थी, अपने बच्चों की जो फीस दी जाती थी, वहाँ वो दे नहीं पाए। उनके घरों के अंदर पालन पोषण नहीं हो पाया। और उसमें से हमारे 2 एजेंट जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आप बिलीव मानेंगे इस टाइप की इंडस्ट्री थी। उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को आगे एक एक्शन की ताकत देखने के लिए, आप बिलीव मानेंगे इतिहास में पहली बार 40,000 एजेंट इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए पूरी दिल्ली में इकट्ठा हुए। राजघाट से जंतर मंतर तक हमने रैली निकाली। उस समय तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने। मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमने उनको रिप्रेजेंट किया। उनको बताया गया कि जो रिकरिंग डिपॉजिट जिसमें महिला एजेंट 2,47,000 एजेंट है हिंदुस्तान में, जिनकी एवरेज इनकम 3750 रुपये खाली थी, उस एजेंसी को नहीं छेड़ा जाए। क्योंकि श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने यहाँ तक कह दिया था कि उसकी कमीशन भी 1/4 कर दी जाए। तो 3750 कमीशन को यदि 1/4 की जाए तो 975 और 950 रुपीज बनती है। हमने कैसे उनका जुर्म चलेगा। आज भी श्यामला गोपीनाथ कमेटी को उस पर्टिकुलर आरडी स्कीम के अंदर लागू नहीं किया गया है। इस तरह की एसोसिएशन के अंदर यदि हम मिलकर काम करते हैं तो एक ताकत है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। हमने कोशिश की कि जो पीपीएफ के 79,000 एजेंट हैं उनको रोजगार उनका नहीं रुके, मगर उसके बाद भी कोशिश हमारी कामयाब नहीं हुई। इसमें हमारे तमन्ना वर्मा जी ने बहुत साथ दिया। उन्होंने विदाउट फीस, आप बिलीव मानेंगे, एजेंट कम्युनिटी के लिए 4 बार ने केस लड़े सुप्रीम कोर्ट में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया। तो मैं चाहूँगा तमन्ना वर्मा जी के लिए डेफिनेटली आप सब लोग 2014 में एक बार फिर हमें ताकत मालूम पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक रैली पानीपत में चल रही थी, तो वहाँ पर बातचीत हुई कि किसान विकास पत्र जो आपने बंद कर दिया, किसानों की आप रैली कर रहे हैं, इसको दोबारा चालू किया जाए। और उस दिन किसान विकास पत्र का उन्होंने बोला ये चालू जरूर होगा। और हमारे एजेंट्स जो समाज सेवी थे, तो उनकी अर्निंग का एक सोर्स बहुत बड़ा उस किसान विकास पत्र की वजह से था। तो गवर्नमेंट ने 2014 में लॉन्चिंग के लिए किसान विकास, जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया था तो लॉन्च करना पड़ा। और लॉन्च करने के बाद जब एजेंसी के थ्रू आने के लिए उसमें सिस्टम नहीं था, पर गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं आई, और प्रधानमंत्री जी ने डाटा पूछा कि क्या इसमें काम हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके हाथ पर फूल गए। तो उसमें हमें फिर बाद में, उस समय तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, हमारी टीम वहाँ गई। उनको हमने बताया कि किस तरह किसान विकास पत्र और समाज सेविंग के अंदर कमीशन ना होने की वजह से हम लोग काम नहीं कर सकते। उसी समय डिसीजन दिया गया कि 1% कमीशन किसान के हाथ में आपको दी जाएगी, और जो कैश लिमिट 10,000 और 20,000 रुपीज़ एजेंसी के अंदर सब लोगों को कर दी जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि एजेंसी के अंदर अभी एसोसिएशन उस समय नहीं होती तो ये चीज़ें नहीं मिलती। उसी ड्रीम को लेते हुए हम आगे चलते गए। उसके बाद डायरेक्ट स्कीम 1 जनवरी 2013 के अंदर आई। लोगों का ध्यान नहीं था कि डायरेक्ट स्कीम का क्या इम्पैक्ट आएगा, जो शायद आप लोगों को आज मालूम पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि वो डायरेक्ट स्कीम जो एक एजेंट के थ्रू होती थी और उसमें कमीशन इन्वॉल्व होती थी, हमारे बिल्कुल उस पर ऑप्शन दे दी जाए, जिसके अंदर आप स्मॉल एक पैसा इकट्ठा करके एक इन्वेस्टर को एक अच्छा एओ बनाते हैं। और एकदम जब उसने देखा कि यदि कमीशन डिस्क्लोजर स्कीम के अंदर यदि वो आ गई कि कितनी कमीशन आपको मिली है, चलो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो 1 जनवरी 2013 को वो दिन था जिसमें डायरेक्ट से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट मालूम नहीं पड़ रहा था। मगर जब 2016 के अंदर डिस्क्लोजर स्कीम आई, कमीशन डिस्क्लोजर स्कीम आई, तो वहाँ मालूम पड़ा कि इसका इम्पैक्ट अब क्या आने वाला है। उसी समय एमडा का हमारा नींव रखी गई। 26 मार्च 2016 का दिन था। सेंट्रल पार्क नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारे करीबन 200 लोग थे। वहाँ इकट्ठी मीटिंग हुई और हमने सोचा कि हमें एक ऑर्गेनाइज बॉडी चाहिए जो हर जगह रिप्रेजेंट कर सके। उसलिए 26 मार्च 2016 का वो दिन था जो उसकी नींव रखी गई। और उसके अंदर हमारे जितने भी फाउंडर मेंबर अगले 1-2 महीने तक डिस्कशन करते रहे, और उसके बाद ये फोरम
की गई। इसके अंदर मैं उन लोगों के नाम नहीं भूलना चाहूँगा क्योंकि हमारा नाम तो एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट लिख दिया जाता है, पर जिन लोगों का योगदान बहुत रहा मैं उनके नाम आज स्टेज पे लेना चाहूँगा। तमन्ना वर्मा जी, मुकेश गुप्ता जी, संजय बहान जी, संदीप बिरमानी जी, शेखर जी, लवी मेहरा जी, संजीव गर्ग जी, अक्षय तिवारी जी, संदीप भार्गवा जी, अमित रस्तोगी जी, हर्ष चतुर्वेदी जी, राजेश गुंडियानी जी, ब्रिजभूषण जी, अनुज गर्ग जी, और भी बहुत से नाम हैं। माफी चाहता हूँ मैं सारी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा, मगर आप सोच सकते हैं इन्होंने दिन रात 15 से 25 दिन तक सुबह हमारी 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होती थी, किस तरह इस कमीशन डिस्क्लोजर स्कीम को आगे लागू नहीं किया जाए, और करीबन 1 महीने तक कंटिन्यू मीटिंग रही। और इसमें लवी मेहरा जी ने इस एमडा का, हम इसको मेमोरेंडम आर्टिकल बोल सकते हैं, हमारा संविधान बोले, तो उन्होंने इस तरह बनाया कि आने वाले टाइम पे अगले 100 साल तक एमडा चलती रहे, हम रहे नहीं रहे पर एमडा चलती रहेगी। उसके बाद हमारी सेबी के साथ भूपेंद्र यादव जी से हमारी मीटिंग हुई, सेबी में मीटिंग हमारी फिक्स हुई, हमें मुंबई बुलाया गया कमीशन डिस्क्लोजर के लिए। हमने उनको बताया किस तरह की दिक्कतें हमें आ सकती है, जब टीआर लोगों को मालूम है तो जरूरत क्या है तो सामान को देने की, पर आपको मालूम ही है कि जब सेबी में एक बार डिसीजन ले लिया तो सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बाद सर्विस टैक्स लागू हुआ। सर्विस टैक्स में हमें विमल जैन जो वहाँ पर बिल्कुल एक रिकॉग्नाइज्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर है, उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि आप सब लोगों को 10 लाख रुपए तक सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हमारे कुछ लोगों ने उसके अंदर पहले सर्विस टैक्स दे दिया था, मगर हर एजेंट का 1.5 लाख रुपया उस सेमिनार से पूरे हिंदुस्तान में बचा। आप सोच सकते हैं कि किस तरह ये पहला इनिशिएटिव था इंडिया के अंदर एमडा की तरफ से। जीएसटी चेयरमैन से मिले, एसएसए एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई किया, एसएसए एग्जाम्पशन हमें दी गई, और उसके बाद 20 लाख रुपए की हम लोगों को लिमिट मिली, जिसमें 20 लाख रुपए तक हमें जीएसटी पे नहीं करना पड़ा। हर एजेंट को करीबन 3 लाख रुपए का जीएसटी जिन्होंने अप्लाई किया था उससे फायदा हुआ। डेली ऑपरेशनल इशू यदि एक बार खत्म कर दिया जाए पूरे हिंदुस्तान में तो एक आदमी की दिक्कत खत्म नहीं होती, हजारों आदमी की दिक्कत खत्म होती है। इस टाइप के इशू एमडा ने हर मौके पर उठाए और वो उठाता रहेगा। वेरियस वे में जब अब दूसरा सबसे बड़ा फेज आया कोविड का, कोविड के अंदर आप देखें कि सारे सिस्टम रुक गए थे। उस सिस्टम के अंदर वेरियस वेबिनार किए गए, किस तरह क्लाइंट को हैंडल किया जाए, किस तरह अपना बिजनेस ग्रो किया जाए, किस तरह सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग की जाए, टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह आरटीए के थ्रू या अपने एक्सचेंज के थ्रू आपने अपना एओएम या अपनी ट्रांजैक्शन करनी है। मोटिवेशनल लेक्चर करवाया गया जिससे कि कोविड के अंदर बहुत से लोग उस समय बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आए, सिस्टम में रहें। उस सब चीज़ों को हमने किया। उस सबसे बड़ी चीज़ थी एयर रिन्यूअल। एयर रिन्यूअल जिनकी डेट आई है, जिनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, तो पूरा अप्रोच एमडा ने जब किया तो एयर रिन्यूअल के लिए एक्सटेंशन टाइम मिला, ऑनलाइन सीपी ट्रेनिंग हुई, ऑनलाइन जो है सीपी एग्जाम हुए। तो ये सारी चीज़ें हम करते गए। उसके बाद सेकेंड वेव आई, उसमें काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे नहीं रहे। उनको एक सिंगल विंडो पे किस तरह उनका क्लेम सिंप्लीफाई किया जाए, उस क्लेम को आगे बढ़ने के लिए कोशिश की गई। और उसके बाद एक जरूरत आई कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आज इस समय अपने एएम क्रिएट कर रहे हैं, हमें पाया कि 70% लोगों ने उसमें नॉमिनेशन नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं कि जब दिक्कत आती है नॉमिनेशन के अंदर, जब पैसा उस एएम की ब्रोकरेज ट्रांसफर नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं कि जो जाने वाला चला जाता है पर पीछे उसको पैसा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। उस सिंगल विंडो से वन टाइम के अंदर हमने सब लोगों को अप्रोच करके ये बताया कि नॉमिनेशन करा जाए, और उन लोगों ने नॉमिनेशन किया। तो 2016 के बाद ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी हमारी, उसके बाद डेफिनेटली जो हमारा एक संविधान या फिर मेमोरेंडम आर्टिकल था, उसके बाद हमने लिखा था कि 2-2 साल बाद हम लोग इसको चेंज करते रहेंगे। तो उसके अंदर हमारी पूरी आगे जनरेशन को एक चांस मिलता रहा है किस तरह इस चीज़ को एमडा को चलाना है। तो हमारे उसके बाद लवी मेहरा जी प्रेसिडेंट बने। उसके बाद आज संजय भान जी है। संजय भान जी और उनकी टीम जिस तरह इस चीज़ को संभाल रही है, तो हमें आशा है कि आने वाले टाइम के ऊपर एमडा जो है आज जितनी है, आज से कम मैं 50 गुना अगले 20 साल में देखता हूँ। तो इस तरह एमडा का सफर चलता रहेगा, परिवर्तन आते रहेंगे। आज आपको इस विचार से यहाँ उठना है कि आप देश की रीढ़ हैं, नींव हैं। जन जन के अंदर बचत की आपने आदत डाली है। आपने धूप और बारिश में काम किया है। इवन कोविड में भी आपने कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ा। राष्ट्र की सच्ची सेवा में आप लगे हुए हैं। हमारे जीवन पथ पर रोज एक नई समस्या आती रहेगी,
पर जब भी कर्मठता से आप काम करेंगे तो वो दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आप सब डिस्ट्रीब्यूटर को आपकी अपनी संस्था का मेंबर बनना है और इसको इतना मजबूत बनाते चलो कि एक दिन ये हिंदुस्तान की एसआरओ बन जाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पवन सर। और पवन सर का ओजस्वी वक्तव्य सुन के आज मुझे पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है आज जिस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं, शायद उसके लिए जो संघर्ष किया गया है वो भारत के स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष के बराबर कहीं कुछ ना होगा, जिसे आप लोग एंजॉय करते हैं। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।